गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम संस्कृत सामान्य व्याकरण के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत वर्ण विचार परिचय, वर्णमाला, उच्चारण स्थान और वर्णों के भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को जानने के लिए हम भाषा के बारे में जानेंगे। अपने मन के भावों अथवा विचार कह सकते हैं जो हमारे मन के अंदर प्रकट होते हैं, उनको हम दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं और दूसरों के ही भावों और विचारों को जानना चाहते हैं। तो इनका माध्यम जो है वो भाषा है। भाषते इति भाषा, अर्थात जिसमें भाव अथवा विचार को आदान प्रदान करने की क्षमता हो वो भाषा है। संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषा की जो लिपि है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिखने की जो प्रणाली है वो देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन जो है, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। तो अब हम जानेंगे कि भाषा के भेद कितने होते हैं, जो कि मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। मौखिक नाम से ही पता चल रहा है कि मौखिक बोलकर इसके अंदर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने भाव या विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहेंगे। नेक्स्ट है सांकेतिक। जब हम अपने भाव को संकेत यानी कि इशारों के माध्यम से, जेस्चर्स को यूज़ करके प्रकट करते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के अंगों के बारे में अब हम जानेंगे। भाषा के अंग हैं मुख्य रूप से 4, जिसके अंदर आते हैं ध्वनि, दूसरा है अक्षर या फिर वर्ण कह सकते हैं, तीसरा शब्द और फोर्थ है हमारा वाक्य। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ध्वनि क्या होती है। मुख से निकलने वाली हर एक स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र स्वर या फिर आवाज़ भी कह सकते हैं, साउंड, इसे हम ध्वनि कहते हैं। उसके बाद है अक्षर या वर्ण। भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह यानी कि ऐसे चिन्ह जिनके हम और टुकड़े ना कर सकें, जैसे कि ए, आ, क, च, ट, त, प, ये वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद आता है शब्द। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, जैसे कि भारत, भारत, भा प्लस र प्लस त, तो ये सार्थक वर्ण हैं, इन्हें हम भारत यानी कि शब्द कहेंगे। उसके बाद आता है वाक्य। सार्थक शब्दों के ही समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, जबकि शब्दों का समुदाय या समूह कह सकते हैं वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि शीला घर जाती है, तो शीला, घर, जाती है, ये जो हैं शब्द हैं। जब हम इन्हें जो है एक व्याकरण के द्वारा प्रयोग करते हैं तो ये हमारा वाक्य कहलाता है। उसके बाद है व्याकरण होता क्या है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के नियमों और प्रणाली यानी कि सिस्टम का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब भाषा को जो है व्याकरण में बद्ध भाषा जो है वो वास्तविक भाषा कहलाती है। मतलब इसके अंदर हम व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे वी प्लस आ प्लस क्री, इनके योग से व्याकरण बनता है। ये शब्द व्याकरण की संरचना है। ये व्युत्पत्ति यानी कि टुकड़े, विश्लेषण करना, व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसके स्वरूप को स्पष्ट कर देती है। दूसरे शब्दों में हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये वो शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं या ज्ञान होता है। अब हम जानेंगे कि वर्ण होते क्या हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अभी हमने जाना है पहले भी कि वो वर्ण कहलाती है, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े ना कर सकें। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अब हम ये जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो संस्कृत में इसकी परिभाषा है, ये शाम वर्णा नाम उच्चारणम स्वतंत्रतया भवति ते स्वरा कथ्यते, कि जिन वर्णों का उच्चारण
स्वतंत्रता से होता है, अर्थात जिनके बोलने में अन्य किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो स्वर कहलाते हैं। स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर भी होते हैं और एक पलुत स्वर भी होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनकी परिभाषा है एते एक मात्रा कालीन उच्चार्यमाणा, अर्थात ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगे तथा ऊंचे स्वर में बोले जाएं। ये कुल 5 होते हैं, जैसे कि उदाहरण में दिए हुए हैं ए, ई, उ, री और लरी, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद है हमारा दीर्घ। दीर्घ की परिभाषा है एते द्विमात्रा कालीन उच्चार्यमाणा, ये इसकी संस्कृत परिभाषा है। इसे जो है संस्कृत के माध्यम से समझाया गया है, हम हिंदी से भी इसे समझ सकते हैं। द्विमात्रा कालीन मतलब 2 मात्रा का समय लगे जिनके उच्चारण में, यानी कि जिस स्वर में ऊंचा स्वर और लंबा समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है जबकि दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और क्री। उसके बाद पलुत स्वर जैसे हमने बताया जिसके अंदर 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम पलुत कहते हैं। इसी के साथ ही है मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर जिन्हें स्वर ऐसे स्वर जिसमें ह्रस्व और दीर्घ का समय, मतलब ह्रस्व और दीर्घ भी और उसके साथ स्वर भी लगता है, इन्हें हम संधि स्वर भी कह सकते हैं। जैसे कि अ प्लस ई इज इक्वल टू ए जो है, ये हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। ऐसे ही अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, क प्लस ओ को, क प्लस छोटा ओ तो ओ बनता है। तो इस तरह से ये जो हैं हमारे मिश्रित स्वर होते हैं। उसके बाद अंग, अंग को हम अनुस्वार कह सकते हैं, और अ के पीछे 2 बिंदु हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हम स्वर के अंत में ही करते हैं, जैसे कि क प्लस अम कम, इसी तरह क प्लस अ विसर्गें क के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद है व्यंजन, वर्ण का दूसरा भेद है ये शाम वर्णानाम उच्चारणम स्वरेण सहायेन भवति ते व्यंजनानि कथयन्ते, यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब ये स्वतंत्रता से नहीं बोले जाते, इनके बोलने में हमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है, इसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है कै, जब कै बोलते हैं तो पीछे से अ की आवाज़ आती है, यानी कि क। अगर हम अ हटाते हैं तो क हलंत प्लस अ इज इक्वल टू क, यानी कि ये व्यंजन है और इसे हमें स्वर की सहायता से ही बोलना पड़ता है। उसके बाद है व्यंजन 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श नाम से ही पता चल रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा, कंठ, तालु या फिर मूर्धा आदि जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं उनको स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। पंच वर्गानाम पंचविंशति व्यंजनानि वर्गीय व्यंजनानि कथयन्ते, यानी कि 5 वर्ग का समूह और 25 जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजनानि यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से म तक जो कि वर्गों में बटी होती है, ये 25 होती हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि तालिका में दिए हुए हैं, क वर्ग के अंदर कै ख ग घ ण, च वर्ग में च छ ज झ ण, ऐसे ही ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वो कंठ, सिर्फ कंठ आदि स्वर तंत्रियों का थोड़ा स्पर्श करती है, पूरा स्पर्श न करके थोड़ा स्पर्श करती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। चत्वारि अंतस्थ वर्णानि, ये हैं य व र ल। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण करने में जो स्वर तंत्रिका हैं
हमारी, उनसे ऊष्मा वायु जो होती है वो रगड़ कर बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्मा के साथ बाहर निकले। तो ये भी चत्वारी ऊष्म वर्णानी कि ये 4 होते हैं, श श स है। तो ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। एक बार फिर से बता दें कि जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं और व्यंजन जो हैं वो 33 होते हैं, और अयोग वह जो होते हैं वो 2 और कभी कभी 3 भी यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे कुल मुख्य रूप से स्वर और व्यंजनों की संख्या 46 वर्णों की हमारी वर्णमाला होती है, और इनके जो वर्ग हम बनाते हैं उनके उच्चारण स्थान जो हैं वो कुल 8 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूलम, और 8वां है उरय। तो ये एक उच्चारण तालिका दी हुई है। इस उच्चारण तालिका से हमें कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है वो दिया हुआ है, तो हम इस तालिका से ये स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।